हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विथ ए सिली ट्रांजिस्टर जोक जो कि दैट सिंपल। एक बार ट्रांजिस्टर दुखी था क्योंकि वो जो डॉक्टर के पास से आया था। तो डॉक्टर सेड यू आर बाइपोलर। अभी हम इसका मतलब जान जाएंगे कि ट्रांजिस्टर इज ए बाइपोलर जंक्शन डिवाइस। आओ चलो मतलब समझते हैं सबसे पहले। ट्रांजिस्टर की शेप आप अगर आपके दिमाग में ऐसी रहेगी तो बेटर रहेगा। जहां पे हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को हम एमिटर बोलेंगे, दूसरे पार्ट को हम बेस बोलेंगे और तीसरे पार्ट को हम कलेक्टर बोलेंगे। बेटा पहले सबसे पहले समझ जाओ, हम मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर इज ऑल मटेरियल साइंस। दैट मीन्स जिस तरह से हम इसको बनाते हैं वही डिफाइन करेगा इसका फंक्शन कैसा होगा। हम एमिटर को जानबूझ के, बेटा नाम में बहुत कुछ रखा है, देखो ना एमिटर, इसको एमिट करना है, भर के डोपिंग करो, हाई डोपिंग, हाई डोपिंग करो, भर दो इसको पूरा। चाहे ये एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, भर दो, इसकी डोपिंग हाई करो। बेस पे आओ बेटा। बेस पतला सा, इसकी स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना। शेप और साइज दिमाग में आपको ऐसी ही मेंटल इमेज लेके चलनी है ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर बड़े काम की चीज है बेटा। ये दो काम करता है बड़े होके। स्विचिंग कर सकता है, ऑन ऑफ, प्लस एम्पलीफिकेशन। आपके कोर्स के हिसाब से ये दो काम करता है और वो हमको सीखने हैं। तो उसके लिए आपको पहले इसका ये वाला डायग्राम दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। बेस होता है, ये लाइटली डोप होता है, प्लस ये बड़ा थिन सा होता है, देखो बेटा बहुत पतला सा है। आप कलेक्टर को देखो बेटा, इसके पास एरिया बड़ा है, मतलब ये डायग्राम इनफ है। तुम खुद सोचो, डायग्राम में एरिया बड़ा है, कलेक्ट करना है, अलाउ करना है, तो ये मॉडरेटली डोप्ड रहेगा। बेटा यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो और सर। हम लोग जब डोपिंग करते हैं तो ऐसे करेंगे, या तो NPN या PNP, अल्टरनेट होना चाहिए। अल्टरनेट, ऐसे नहीं कि सर NNP। बेटा इस शेप का रोल समझ लो। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? स्ट्रक्चर क्रिकेट बैट की तरह क्यों बनाते हैं? ये बेस काफी पतला क्यों होता है? पहले मैं तुम लोग को जल्दी जल्दी कनेक्ट करता हूँ चीजों से। यहाँ पे मैंने तीन टर्मिनल बनाए हैं, T1 T2 T3, और ये कनेक्ट हो रहे हैं एमीटर से, बेस से, कलेक्टर से। तो ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल। आपका कोर्स बहुत छोटा है, आपको बेसिक ही पूछेगा। थ्री टर्मिनल डिवाइस, ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। हम इन तीन जगह पे वायर कनेक्शन बना सकते हैं। यू कैन कनेक्ट वायर एट थ्री प्लेसेस। अब इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे, अगर आप लोग को याद हो, जब आपने पीएन डायोड पढ़ा था, पी और एन में, तो बीच में एक ऐसा नेगेटिव 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 और इस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव डिप्लीशन जोन बना था, यानी एक जंक्शन बना था। जब पीएन के बीच में डिप्लीशन जोन बनता है और हम एक जंक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एन पी एन लेके चला तो दो जंक्शन बनेंगे, एक यहाँ पे एन और पी के बीच में और एक यहाँ पे एन और पी के बीच में। तो यहाँ पे मेरे को दो जंक्शन दिखने चाहिए, J1 J2, या सिंपली दो डिप्लीशन जोन दिखने चाहिए। आप ठंडे दिमाग से सोचो, अगर आपको पीएन डायोड के बीच में डिप्लीशन जोन पता है तो उसी को मैं जंक्शन बोल रहा हूं, जहां प्लस माइनस टाइप का कुछ बीच में रहता है। तो यहाँ पे दो जंक्शन बनते हैं, इसलिए इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। जब एप्लीकेशन में आएगा BJT। चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा इसकी शेप ऐसी इसलिए बनाई गई है कि एमिटर के पास सारा खजाना होगा, सारे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। हाई डोपिंग का मतलब क्या है? ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेस को बहुत ही पतला बनाया गया है, बेस को बीच में बहुत ही पतला बनाया गया है। उसकी वजह क्या है बेटा? अगर आपको डायोड का थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा मैं रिविजिट कराता हूँ।
आई डोंट थिंक किसी बच्चे को याद रहता है। अगर आपको डायोड की बेसिक डेफिनेशन याद है कि सर अगर हम इसे फॉरवर्ड बायस करते हैं तो करंट बहता है वरना नहीं बहता है, छोटी सी बेसिक डेफिनेशन कि सर अगर एक पीएन डायोड है, अगर मैंने इधर बड़ा पॉजिटिव दे दिया, इधर मतलब इधर पी की तरफ हाई पोटेंशियल दिया तो करंट बह जाएगा, और इसका उल्टा किया मैंने, मतलब मैंने अगर इस तरफ हाई पोटेंशियल दिया और इस तरफ लो पोटेंशियल दिया तो ऐसे लगभग करंट जीरो जाएगा। यानी करंट को बहाने के लिए मुझे ये बीच के जंक्शन को तोड़ना पड़ता है, और बीच का जंक्शन तब टूटता है जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं। पहले वाले का नाम था फॉरवर्ड बाइसिंग। अब बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यहां आके सोचो कि ये बेस भी यहां एक जंक्शन बना रहा है, ये जंक्शन टूटेगा तब जाके रश ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यानी बेस बहुत कुछ कंट्रोल करता है। ये बेस देखने में सीधा इंसान है, बट ये बेटा मोदी जी से मिलने जाओगे ना तो उनके दरवाजे के बाहर एक आदमी बैठा होगा जो आपको कभी मिलने नहीं देगा। इन इलेक्ट्रॉन्स की भर के जाने की तमन्ना है इस तरफ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये बेस बीच में जंक्शन बना के जाने नहीं देगा। तो पहले इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। यानी तुमको तुम्हारी भाषा में बोलूं, जब तक हम लोग यहाँ पे हल्का सा बेस करंट नहीं बहाएंगे, मतलब हैवी रश ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, वो तभी जा पाएगा जब उसका एक छोटा सा पार्ट बेस करंट बन के यहाँ बहेगा, तब यहाँ से रास्ता खुलेगा। जब तक बेस करंट नहीं आएगा तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। तो दिस इज द मॉडल। एक्चुअली करंट का फ्लो ऐसे ही होता है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया है बेटा आपको। यानी आपने यहाँ से 100% इलेक्ट्रॉन्स भेजे, यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा बेस, बेटा आपको याद होना पड़ेगा बेस एमिटर कलेक्टर। यहाँ पे 95% टू 99.9% पहुंचते हैं, और बीच में बेस करंट जाता है 0 to 5% के बीच में। बट अगर बेस करंट बढ़ा तो एमिटर करंट और बढ़ता है और बढ़ता है, क्योंकि ये डिप्लीशन जोन टूट जाता है। जो बीच के डिप्लीशन जोन है वो तब टूटेंगे जब ये बेस करंट बहेगा। यानी बेस अपने आप में इतना ताकतवर है कि यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बना और यहाँ पे ये दोनों डिप्लीशन जोन टूटने को तैयार, और तब जाके पूरी, एक तरह से सोच लो बेस दरवाजा है भाई, दरवाजा खुलेगा तो भीड़ आ पाएगी वरना नहीं आ पाएगी, भीड़ बाहर ही खड़ी रह जाएगी। आपको अपने दिमाग में एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट कि कभी भी अगर मैंने एमिटर के आगे बेस को स्टार्ट करवा दिया करंट, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल है फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बेटा क्या आपको ये थोड़ा सा समझ आ रहा है? जल्दी बताओ। यस सर। जी सर। ठीक है बेटा। यस। तो इस लाइन से अच्छा बेटा आपको इतना भी समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा तो करंट इसका जस्ट उल्टा बनेगा। यानी अगर इसी डायग्राम में, और ये इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम मेरा कितना भी गंदा बने आप भावनाएं पूरी रखना, यानी अगर इधर से करंट आया, करंट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का उल्टा होगा, थोड़ा सा करंट इधर जाएगा, बाकी ऐसे। यानी ये आई एमीटर करंट को 100% मानोगे बेटा, और करंट ऐसे आएगा, बेस से ऐसे आएगा, सॉरी, आई बी आई सी। परसेंटेज याद रखना वैसे ही रहेगा, दिस इज आई आई सी आई बी। तो कॉमन सेंस से ये रिलेशन इज फंडामेंटली करेक्ट फॉर एवरी ट्रांजिस्टर, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये हमेशा ट्रू होगा क्योंकि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमीटर ही है, तो एमीटर से ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऑलवेज ट्रू। यहां तक नोट हो गया बेटा? आगे बढ़े। और ये परसेंटेज भी याद रखना बेटा, ये आपके काम आएगी ताकि आप गलती ना करो। नोट कर लिया बेटा? जेई के मारे डरे हुए हो या एनर्जी नहीं बची रात के 10 बजे? ये तो आप लोग का टाइम है मेरे ख्याल से, 10 बजे तो तुम लोग फुल फॉर्म में आते हो। कल प्रैक्टिकल से क्या तुम लोग के? बेटा बीटा को हम यस लोग सर। कल प्रैक्टिकल है, कोई बात नहीं बेटा, यही रातें याद आएंगी। चलो, बीटा क्या होता है? बीटा हम लोग एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जो सिंपली, देखो तुमने आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी लिखा था ना, तो यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे बेटा, क्या ये टर्म तुमको याद रह जाएगा बेटा? तो बीटा कितना आना चाहिए बेटा, किस रेंज में आना चाहिए?
IB बहुत छोटा सा था बेटा, वो 0 to 5% के बीच में था। IC 95% तक था। तो आपके हिसाब से ये कितना आएगा बेटा? ये 50 to 450 के बीच में आता है, बड़ा नंबर होता है। अल्फा की वैल्यू, और बेटा पता है तुम इस नंबर से भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि बीटा कैसे डिफाइन होता है। अल्फा क्या होता है बेटा बताओ? अल्फा होता है 0.95। तो कॉमन सेंस से बताओ 0.95 कैसे आएगा? 95 / 100। क्या याद रह जाएगा बेटा? ये दो रिलेशन याद हो गए? आप में कॉमन सेंस है, I = IB + IC लिख पाते हो आप इस रिलेशन को सारी जगह IC से डिवाइड कर दोगे, IE/IC, IB/IC +1। ये वाला फैक्टर बन जाएगा आपका 1/β, I/IC बन जाएगा आपका 1/α। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। बेटा आगे बढ़े जल्दी बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा बोल यस दो, यस सर। वरना हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नो सर। चलो अब बेटा देखो, ये जो IE/IB/IC है ये बड़ा काम का है। जब हम सिंबल्स ऑफ ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो हम इन करंट की डायरेक्शन को यूज करते हैं। तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो बेटा, देखो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स का हैवी रश लिया तो ये NPN था, खुद देखो NPN चुनने में यहाँ पे N था, तभी इलेक्ट्रॉन्स भागे थे, इसके पास हैवी कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। तो अपने आप तुमने देखा कि सर एमीटर से करंट बाहर जा रहा है। तो तुमको पहचानने में देर नहीं करनी चाहिए कि सर लॉजिक वाइज आप जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से अगर मुझे कोई ट्रांजिस्टर का सिंबल देगा, ये सिंबल ऐसा क्यों होता है, इसमें 3 टर्मिनल कैसे डिफाइन होते हैं, ये वही है जो डायग्राम तुमने थोड़ी देर पहले देखा था। कोई अंतर नहीं है, ये दोनों डायग्राम सेम है। आपके अंदर बस फीलिंग होनी चाहिए कि सर इधर से करंट आया IC, इधर से करंट आया IB, और दोनों जुड़ के मिला IE। ये था मेरा NPN। अब कॉमन से सेंस से सोचो, जहां से करंट बाहर निकल रहा है वो N होगा प्लस, यानी ये वाला मॉडल NPN का बना। NPN में ये जो एरो है जो करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, दिस एरो इज नॉट रैंडम, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज गोइंग फ्रॉम अवे, मतलब एमीटर से बाहर निकल रहा है देखो। तो ये बनेगा तुम्हारा NPN NPN। और यहाँ पे हर चीज का मतलब है, देखो जिस पे एरो है दैट इज एमीटर। फील करो, इन दोनों को कंपेयर करो, हर चीज के पीछे लॉजिक है, जितना तुम ग्रैब कर पाओ उतना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत क्रिटिकली वो तुमको ट्रांजिस्टर आएगा तो बेसिक कुछ जो जो पॉइंट्स में मेंशन कर रहा हूं बेटा वही आएगा, तो रिसर्च मत करना प्लीज, उतना ही पढ़ के आगे बढ़ जाना। ये बेस है तुम्हारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये P बन जाएगा, और ये जो हमारा कलेक्टर है। उसी तरह से अगर मैं PNP बनाता तो मेरे सिंबल में सिर्फ इतना सा चेंज आ जाता कि यहाँ पे एमीटर पे वापस आएगा, एमीटर में करंट उल्टे डायरेक्शन में होगा। मैं डायग्राम बना के आपको बता सकता हूँ। तब मैं PNP बोलता, ये कलेक्टर होता, ये एमीटर होता, यानी जिस पे एरो वो एमीटर। अगर करंट एरो बाहर की तरफ तो NPN, एरो अंदर की तरफ तो PNP। बेटा क्या यहाँ तक सिंबल समझ आ गया? जल्दी बताओ, आगे बढ़े इससे। सर ये NPN और PNP वाला कैसे डिफरेंशिएट मैं करेंगे? करता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, पूछो जम के पूछो। देखो मान लो बच्चा आपने ऐसे कर रखा होता कि सर PNP, ठीक है बेटा PNP। तो PNP क्या होता है? यहाँ पे P का मतलब खूब सारे होल्स होंगे, जी ठीक है? सर। यहाँ पे फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होंगे N है, और यहाँ पे हमारे खूब सारे होल्स होंगे। तो देखो बेटा तुम इतना बच्चों की तरह सोच सकती हो ना, तुम्हें जो लाइन याद है क्लास की कि सर करंट फ्लो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, है ना, चार्जेस सब कुछ, नेचर का नियम, डिफ्यूजन करंट याद है, कुछ भी तरीके से सोच लो। अब जी सर। मुझे मुझे कॉमन सेंस से बताओ, अगर यहाँ पे डोपिंग ज्यादा है तो ये जो नंबर ऑफ होल्स हैं किस तरफ मूव करेंगे? ऐसे मूव करेंगे ना, है ना? जी सर। बेटा बनाए मैंने बराबरी वाले हैं, पर इसकी जो ये पहला वाला एमीटर अंकल है ना, हाईली डोप भरा हुआ है, भरा हुआ भरा बैठा है।
तो होल्स इस तरफ मूव करेंगे, यानी करंट भी उसी तरफ मूव करेगा। डायरेक्शन ऑफ होल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या ये बात समझ आई? तो यस आई सर। ई, अब खुद कॉमन सेंस से बताओ, अगर आई इस तरफ है, अंदर जा रहा है, ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है, तो वही तो तुमने यहाँ बनाया है, देखा? यस सर। और वही सब कुछ बन जाएगा एग्जैक्टली वैसा ही बेटा, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है? हर चीज के पीछे लॉजिक भी है, हर चीज के एक्सप्लेनेशन भी है बेटा। अब प्लीज लेकिन ये बात याद रखना, आपको सिर्फ इतना ही पूछेगा, सिंबल सिंबल। इतना भी एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए दे रहा हूँ बेटा मैं। आगे बढ़े। जी सर। अब बिना ना मतलब थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए, आओ एनपीएन को स्ट्राइक करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे जल्दी पहुंचते हैं। ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखने में अति सुंदर, ये मेरा एनपीएन है। तो पहले ना बेटा आपको बाइसिंग मतलब समझ आता है, बैटरी कनेक्ट करना। तीन टर्मिनल अंकल थे, T1 T2 T3। अब इन तीन टर्मिनल को हमको कनेक्ट करना है बैटरी से, जिसे बाइसिंग कहते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बाइसिंग का नियम क्या है? सिंपल बेटा, याद रखना, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा। और आपके कोर्स के हिसाब से बेटा मैं बोलता हूं, इसको कमिट टू मेमोरी या रट्टा मार दो, आप कभी एग्जाम में गलत नहीं करोगे। बेटा फॉरवर्ड बायस का मतलब सिंपल सा होता है, पी एन में पी की तरफ ज्यादा पॉजिटिव दे दो, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। यहां से समझ बेटा, इतना नोट कर लिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको जल्दी से कर लो बेटा। आगे बढ़े बेटा, ये पॉइंट नोट हो गया। अब एज ए एप्लीकेशन लिखाने के लिए मुझे दो पॉइंट्स पे जाना पड़ेगा। पहला, हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक एज ए स्विच और दूसरा बेटा एज ए एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, हाँ बेटा, ईबी का यहाँ मतलब है एमीटर बेस, मतलब देखो ये एमीटर और ये बेस, इस लाइन का मतलब क्या है कि कभी भी कोई भी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजिस्टर के क्रॉस, मान लो ये एमीटर और बेस है, तो मैं बैटरी ऐसे कनेक्ट करूंगा। किस तरह से? देखो, एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस मतलब ये एन है, ये पी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। क्यों पॉजिटिव दिया मैंने? पी को, सिंपल। एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लो बेटा, जहां कुछ अटको। बेटा देखो, शर्म है, ये सब लाज छोड़ दो, क्वेश्चन पूछो दोस्तों से, टीचर से, एग्जाम, एग्जाम सर पे है बेटा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर है, हमें ये करना पड़ेगा। और कमाल की बात है, स्विच, एज ए स्विच के लिए, एज ए एम्पलीफायर के लिए, दोनों के लिए डायग्राम सेम है जो हमें बनाना है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा वो स्विच के लिए भी वही है, एम्पलीफायर के लिए भी वही है। हम लोग स्ट्राइक करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर। अब ये कॉमन वर्ड का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो हमारे पास ट्रांजिस्टर है ना बेटा, तो जब हम लोग बाइसिंग कर रहे हैं तो हर बार हम किसी एक को कॉमन रख सकते हैं। हमारे पास तीन टर्मिनल है ना, दो बैटरी लगा रहे हैं सपोज, तो एक बार ऐसे लगा सकते हैं और एक बार ऐसे लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ एमीटर कॉमन हो गया। बेटा मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं दो बैटरी लगा सकता हूँ। मान लो मैंने दो बैटरी लगाई, आप प्लीज ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये बेस है। मैंने एक सर्किट कुछ ऐसा बनाया और एक सर्किट ऐसा बनाया, उन दोनों सर्किट के बीच में ये एमीटर वाली लाइन कॉमन थी, तो मैं इसको कॉमन एमीटर बोलता हूँ। इसी तरह से मैं कॉमन बेस भी लगा सकता हूँ। अगर मैं इसी ट्रांजिस्टर को ऐसे देख बनाता कि सर एमीटर, सर कलेक्टर, और ऐसा कि ये आया बेस। अब मैं इसको भी देखो बेटा, मैं सर्किट ऐसे भी लगा सकता हूँ कि सर एमीटर है, सर ये हमारा बेस है, सर कलेक्टर है। एमीटर बेस कैसा होना चाहिए था बेटा? एनपीएन। एमीटर बेस का नियम फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है बेटा? फॉरवर्ड बायस का मतलब है एन और पी है सर, एन नेगेटिव पी पॉजिटिव। यहाँ देखो मैंने बेस को कॉमन करने की कोशिश की। कलेक्टर कैसा होना चाहिए? रिवर्स बायस सर, एन है, रिवर्स बायस कैसे करोगे बेटा? प्लस दे दो, खत्म। अब देखो यहाँ पे बेस कॉमन है दोनों सर्किट में, इनपुट सर्किट में और आउटपुट सर्किट में। मतलब देखो दो लूप बनते हुए दिख रहा होगा, ये वाला लूप देखो,
और ये वाला लूप देखो, दोनों लूप में बेस कॉमन है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉमन बेस। हमारे कोर्स में हमें सिर्फ ध्यान देना है कॉमन एमीटर पे। तो आओ उसी डायग्राम को बनाते हैं और स्ट्राइक करते हैं एज ए स्विच और एज एन एम्पलीफायर को। बेटा यहां तक समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है बेटा रोक के पूछो। बेटा किसी को डाउट है? सर एक बार ये कॉमन एमिटर वाला एक बार वापस बताइए ना। बेटा कॉमन एमीटर वाला क्या? बेटा जो भी दोनों इनपुट आउटपुट सर्किट में बीच में फंसेगा, बीच में, उसको हम कॉमन बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने कलेक्टर बोला और ये एमीटर है, ये बेस है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बेस और कलेक्टर के बीच में सर्किट बनाऊं यहाँ बैटरी लगा के, और मेरा बस मन चल रहा है एमीटर और कलेक्टर को ऐसे कनेक्ट करूं, तो उस केस में ये कॉमन कलेक्टर कहलाएगा। क्या बेटा आप समझ आया? जो बीच में पड़ा दोनों सर्किट के, ठीक है? हाँ सर। तो कॉमन रखना, बस कॉमन बन जाएगा, बीच में रखना दोनों के। जब दो बैटरी कनेक्ट कर रहे हो तो बस बीच वाले को हम कॉमन वर्ड यूज कर लेंगे, चाहे कॉमन बेस हो, चाहे कॉमन एमीटर हो, चाहे कॉमन कलेक्टर हो। आपके कोर्स में आपको सिर्फ कॉमन एमीटर बनाना है। आओ कॉमन एमीटर को स्ट्राइक करते हैं। इस तरह का सर्किट अपने दिमाग में चलना लेके, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गंदा ही सही पर डायग्राम बनाओ। मैं सब बता रहा हूँ। ये बेस के बदले में तो इस पे आरबी लिख दो। ये बेस को बैटरी लगा रहे हो तो वीबीबी लिख लो। ये कलेक्टर है, कलेक्टर को तो हमें, ये कलेक्टर के बगल में है तो आरसी लिख लो। कलेक्टर को बैटरी दे रहे हो तो इसको वीसीसी लिख लो। एमीटर दोनों में कॉमन है बेटा, ये एमीटर था, ये कॉमन है, दैट मीन्स कॉमन एमीटर हो गया। क्या यहां तक तुम लोग का नोट हो गया बेटा? ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। हेडिंग डालना कॉमन एमीटर। आपका कोर्स यही है बेटा, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। हम इसी दोनों को, मतलब इसी को दोनों की तरह यूज करेंगे, एज ए स्विच की तरह भी और एज ए एम्पलीफायर की तरह से। यहां तक नोट कर लिया बेटा? आप यहाँ पे आर ई लिख सकते हो, आर ई। बेटा सिंपल सा है, जो रेजिस्टेंस जिसको टच कर रहा है ना, जैसे ये आर बी मतलब बेस वाला, आर सी मतलब कलेक्टर से टच कर रहा है, आर ई मतलब एमीटर से टच कर रहा है। यहाँ तक हो गया बेटा? जी सर। Yes, sir. यस सर। अब जो क्लास में बताया उस पर ध्यान देना। ये बैटरी अंकल नहीं लगाओगे ना, वीबीबी नहीं आएगा ना, तो यहाँ से बेस करंट पुश नहीं होगा। बेस चचा नहीं आए, बेस नहीं हुआ तो दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर बेस जीरो कर दूंगा ना तो आईसी जीरो हो जाएगा, कोई करंट नहीं बहने वाला, एमीटर से निकलेगा ही नहीं कुछ। तो अगर जब तक वीबीबी नहीं आएगा पिक्चर में, आईसी नहीं आएगा पिक्चर में, आईसी विल बी जीरो। अगर वीबीबी जीरो हुआ तो। क्या ये लाइन समझ आ गई बेटा? मैं फिर बोलूंगा धीरे धीरे। अगर आपको पहला वाला डायग्राम जो मैंने बनाया था वो याद है ऊपर, तो मैंने उसमें बोला था तोड़ के कि अगर ये बेस करंट बहेगा, जितना ज्यादा बेस करंट उतना ज्यादा एमीटर करंट, और उतना रास्ता खुलेगा तो कलेक्टर के पास करंट आएगा बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। बेटा क्या आपको ये बात समझ आई कि वीबीबी मस्ट बी देयर टू ओपन द डोर? बेस दरवाजा खोलेगा तो ही करंट बहेगा। क्लियर है बेटा? मतलब जैसे समझो, एक बच्चा हुआ, वो बोला सर मैं वीसीसी लगा दूंगा तो क्या आईसी बहेगा? आंसर है जीरो। आईसी नहीं बह सकता अगर वीसीसी लगा है तो। हमको वीबीबी लगा के थोड़ा सा बेस करंट देना पड़ेगा, तो दरवाजे खुलेंगे, तब इलेक्ट्रॉन्स का रश आ सकता है। बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए ऊपर भी डायग्राम में बताया था कि बेस दरवाजे की तरह, वो दोनों जंक्शन तब खोलेंगे जब थोड़ा सा बेस करंट बहेगा। बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ वीसीसी क्या है? बेटा वीसीसी देखो, यहाँ कलेक्टर पे जो बैटरी है, बस इसको अब नाम में क्या रखा है, यहाँ पे नाम में कुछ नहीं रखा है बेटा। जो बेस को बैटरी दी वो वीबीबी बोल दी, यहाँ जो कलेक्टर को दी वो वीसीसी बोल दी। ठीक है बेटा? इन दोनों जी बैटरी सर। का काम सर्किट में बाइसिंग करना है। बेटा रियलिटी में बोथ बैटरीज आर रिक्वायर्ड बिकॉज टू मेक ए ट्रांजिस्टर फंक्शनल। ये दोनों अपना काम तब अच्छा करेंगे, देखो जब तुम वीबीबी दोगे
तो ये दरवाजा खुल जाएगा, वीसीसी दोगे तो हैवी रश ऑफ करंट जा सकता है। तो ये दोनों के बाद मैं बोलता हूँ ये ट्रांजिस्टर फंक्शनल हो गया, अब ये काम कर रहा है। इसका काम क्या है पता है बेटा? किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए जो बीटा तुमने लिखा था ना, बीटा या जो अल्फा लिखा था, एज ए मटेरियल हम डोपिंग जो करते हैं उससे वो कांस्टेंट हो जाता है। तो अल्फा बीटा फॉर ए गिवन ट्रांजिस्टर इज कांस्टेंट। इट इज वेरी यूजफुल बिकॉज अगर आपको याद हो, आपने बीटा को देखा था कि वो 50 to 450 था, पर डेफिनेशन में वो क्या था बेटा? बीटा वॉज डेफिनेशन वाइज कि सर IC बाई IB। अब सोचो जरा, तुमने बेस करंट को थोड़ा सा बढ़ाया, डेल्टा IB, ओहो हो, तो बेटा खुद फील करो, IC 50 टाइम मल्टीप्लाई होके बढ़ेगा। फील करो ना। अरे इतने तो समझदार हो ना, IC इक्वल टू मैं 50 इंटू IB लिख दूं तो तुम इतनी भावनाओं को तो समझ पाओ कि सर डेल्टा IC विल बी 50 टाइम्स डेल्टा IB। इतनी डिफरेंशिएशन या कॉमन सेंस तो सबको आती होगी, आई ना? तो ट्रांजिस्टर का असली फर्ज क्या है? ये है उसका फर्ज। थोड़ा सा बेस करंट चेंज करो, हैवी अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट चेंज होगा 50 टाइम्स। ये फंक्शन है बेटा इसका, हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे। तो उसके लिए इसको भी बेटा करंट तो होना चाहिए ना, IC होना चाहिए ना, IB होना चाहिए ना, तो ये VCC और VBB को लगाओ, ट्रांजिस्टर को फंक्शनल बनाओ। क्या ये बात समझ गए? यस सर। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम तो मैंने फिर गंदा कर दिया, मैं नीचे आता हूँ और एक साफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। और आपको जहां नहीं समझ आए प्लीज बेटा रोक दो, एक बार में खत्म करना ही बेस्ट है। यहाँ पे आप RE लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, मन है आपका, हमारे कोर्स में ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे RC लगा लो, इसकी जरूरत है VCC। ये सर्किट फिर से वही बन गया जो थोड़ी देर पहले बनाया था। नाम में ज्यादा कुछ नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे हम इस पहले वाले सर्किट को, जैसे मैं, तुम लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4। 1 2 3 4 सर्किट को इनपुट सर्किट कहते हैं, इनपुट। और इसको हम आउटपुट सर्किट कहते हैं, ये वाले को। क्या बेटा यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा होता क्या है ना, तो मेरे मुंह से कई बार निकल जाएगा कि बेटा ये इनपुट वोल्टेज है, तो भावनाओं को समझ लेना। अगर मैंने आउटपुट वोल्टेज बोला तो कई बार मैं इस टाइप का बोल दूंगा, जबकि टेक्निकली क्या होता है, आपको डिफाइन किया जाएगा इनपुट क्या बोल रहा हूँ मैं, आउटपुट क्या बोल रहा हूँ थोड़ी देर में। तो पर कई बार फीलिंग समझ लेना कि इनपुट इस सर्किट की बात है, आउटपुट इस सर्किट की बात है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? और शुरू करते हैं पहले। अच्छा बेटा, अगर ट्रांजिस्टर को तुम ऐसे देख पाओ ना कि सर ये जो आपकी NCERTs में कुछ ऐसे डायग्राम बने होंगे, NPN NPN, आप ऐसे देख लो कि सर ये दो डायोड लगे हैं, एक NP और एक PN। आप फिर भी थोड़ी बहुत आंसर लॉजिकली करेक्ट कर पाओगे। पहला हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं जिसको हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेटा देखो कॉमन सेंस से सोचते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनपुट के बारे में होते हैं, यानी बेस वोल्टेज क्या दिया एंड बेस करंट कैसे बढ़ेगा। एक बच्चा अगर कॉमन सेंस सोचे कि NP, बेटा ये ट्रांजिस्टर कैसे भी दिख रहा है तुम्हें, पर जरा सोचो ये हमने क्या किया है। हमने जो बेस वोल्टेज लगाया है बेटा, हमने एक तरह से N को नेगेटिव वोल्टेज और P को पॉजिटिव वोल्टेज दिया, यानी मैंने कुछ इस तरह का कनेक्शन बनाया है और कुछ नहीं। आप खुद भी जानते हो इस तरह का कनेक्शन करने पे एक डायोड का बिहेवियर क्या होता है, करंट बहता है। तो एक बच्चा कॉमन सेंस से भी डायग्राम बनाएगा कि हाँ सर क्यों बेस करंट गया। अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, मैंने एक डायोड की तरह देखा, मुझे पता है डायोड में क्या होता है। अगर आपको डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स याद है तो कुछ ऐसा बनता था, करंट वोल्टेज, कुछ ऐसा बनता था फॉरवर्ड वोल्टेज का। याद है, एमीटर बेस तो हमारा फॉरवर्ड ही है, तो यही ग्राफ बन जाएगा। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो। ठीक है, तो आप बस यहाँ पे ना करंट और यहाँ
VBB लिख लेना या VI लिख लेना, ऐसे सोच के लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे बेस करंट लिख लेना, इसी टाइप का बनेगा। और ये 0.6 वोल्ट दिया होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इससे ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ही ये बेस करंट जाना शुरू करेगा। बेटा इस पे किसी को डाउट है? तुमको एक्चुअली में सिर्फ डायोड का ही कैरेक्टरिस्टिक याद होना चाहिए, जो बेसिक डायोड का कैरेक्टरिस्टिक था वही तुमको याद होना चाहिए। ये था बेसिक डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स, आई डायोड और ये वोल्टेज। ये पार्ट है फॉरवर्ड बाइस वाला, फॉरवर्ड, और ये पार्ट है रिवर्स का। हमने फॉरवर्ड यूज कर लिया, अब हम यूज करेंगे रिवर्स वाला। अगला जो पार्ट है PN यानी कलेक्टर बेस, ये देखो ये वाला पार्ट कलेक्टर, और ये वाला कलेक्टर वाला पार्ट सोच लो, यहाँ हमने आउटपुट कलेक्टर और एमीटर में लिख दिया है। तो कलेक्टर वाला पार्ट रिवर्स बायस्ड है, तो रिवर्स बायस में करंट बहता ही नहीं है। तो आप देखोगे कि ग्राफ दिखाएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आउटपुट वाले ग्राफ। हम लोग जानबूझ के आउटपुट वोल्टेज लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम आउटपुट करंट, हम आईसी के फॉर्म में बोल देंगे। तो आप देखोगे ये जो ये वाला है ना, ये एग्जैक्टली यही बनता है, तो उल्टा करके दिखता है आपको, तो ऐसे दिखेगा इतना पार्ट। अब जितना ज्यादा बेस करंट उतना ज्यादा आपको कलेक्टर करंट मिलेगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो आप लेवल बढ़ाओगे बेस करंट का तो आपको बेस करंट ज्यादा मिलेगा। मतलब IB0, IB 10 mA, एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। IB 20 mA, बेस करंट बढ़ाओ कलेक्टर करंट ज्यादा मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा तुम लोग को? जल्दी बताओ। बेटा मैं जानबूझ के आपको ये बोल रहा हूँ कि प्लीज कनेक्ट दिस डायग्राम विद दिस डायग्राम जो आप डायोड के लिए पढ़ते हो, ताकि आपका ये सेक्शन आपको ये वाला दिख जाए रिवर्स बायस वाला, और ये वाला सेक्शन फॉरवर्ड बायस वाला दिख जाए, ताकि आपकी मेहनत कम हो जाए। आपने डायोड पढ़ा है तो ट्रांजिस्टर के ग्राफ भी आपके दिमाग में घुस जाए। होता एक्चुअली वही है ना, एक पार्ट फॉरवर्ड है एक पार्ट रिवर्स है। बेटा यहाँ तक दिक्कत, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। जी सर। ठीक है बेटा, यस सर। अब न्यूमेरिकल पॉइंट पे घुसते हैं बेटा जल्दी जल्दी। मैं आउटपुट वोल्टेज ऐसे डिफाइन कर रहा हूं इन दो पॉइंट्स के बीच में। ध्यान से देखना मैंने दो पॉइंट कौन से लिए हैं, 1 और 2। यहाँ VBB है, यहाँ से IB करंट जाएगा, इस पॉइंट का नाम बेस होता है, इस पॉइंट का नाम एमीटर, और इस पॉइंट का नाम कलेक्टर। बेटा ये डायग्राम प्लीज नोट करो, नोट डाउन दिस डायग्राम। आपने नोट कर रखा है तो अच्छे से लिखना मैंने आउटपुट कहाँ डिफाइन किया है। लिख लिया? बेटा रिकॉर्डिंग तो मैं दूंगा, लेकिन अभी के अभी कर लो ना, क्यों पालना है चीजों को। अब जरा सोचते हैं, इन दोनों सर्किट्स पे आप बेसिक इक्वेशन लिखो जरा, बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन क्या मतलब, केवीएल केसीएल वाली। तो केसीएल की तो एक ही इक्वेशन है, I = IB + IC, वो तो पहले ही बता चुके हैं। अब इस लूप में पहली वाली लूप में इक्वेशन लगाते हैं, इस वाली लूप में। तो एक बच्चा शांति से लिखेगा VBB = IBRB + VBE, बेस एमिटर वोल्टेज, ये वाला बेस एमिटर। और इस वाले सर्किट में, यहाँ वाले आउटपुट सर्किट में आप ऐसे लिखोगे VCC। बेटा यहाँ से IC करंट जाएगा तभी तो IE आएगा, IE = IB + IC। तुम इस एरो से भी सब कुछ याद रख सकते हो कि सर एमीटर पे एरो बाहर था तो IB और IC को देना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन तो याद है ना, I = IB + IC। तो VCC विल बिकम ICRC, ये वाला RC है बेटा, ICRC + VCE। और VCE को तुम तोड़ के ऐसे लिख सकते हो VCB + VBE।
बेटा यहां तक नोट कर लिया सारा? वोल्टेज इक्वेशन इज नेसेसरी फॉर दिस। नोट हुआ? यस सर। आओ समझने की एक और कोशिश करते हैं कि सर ठीक है ऐसा हो गया। अब बेटा होता क्या है, ट्रांजिस्टर पूरा उसी घमंड में रहता है कि भाई मेरी डोपिंग इस तरह से एडजस्टेड है कि थोड़ा सा बेस करंट चेंज करोगे तो कलेक्टर करंट हैवी मिलेगा। इसी बेस का सब कुछ टिका हुआ है। तो बेटा एक काम करो, ठीक है, अगर मुझे थोड़ा सा ये चेंज करना है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ कि बेटा देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, ये यहाँ दिख रहा है। अगर मैंने इसमें थोड़ा सा करंट चेंज किया, जैसे मैं ऐसे दिखाता हूँ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ पहले। फॉर सम रीजन मैंने बेस करंट चेंज किया, आपने इसको थोड़ा सा चेंज किया, वीवीबी को चेंज कर दिया सपोज, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आई भी जाएगा। अब वीसीसी चेंज भी मत करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आई भी जाएगा। जब आई भी जाएगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे हैवी आईसी निकलेगा, डेल्टा आईसी हैवी बढ़ेगा। अब बेटा पहले तुम आउटपुट वोल्टेज को अच्छे से समझ लो। आउटपुट वोल्टेज क्या है? वीसीई है। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू वीसीई इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी रहता है। तो अगर जैसे ही तुम्हें बात थोड़ी बहुत समझ आई, तुम बोलोगे यानी सर आईबी अगर बढ़ा, हाँ बेटा आईबी बढ़ा तो आईसी बढ़ेगा, हाँ बेटा बढ़ेगा। अगर आईबी बढ़ने से आईसी बढ़ेगा तो बेटा ये टर्म टोटल घटेगा कि बढ़ेगा, इतना बता दो जरा। आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा? सर कट से। हाँ बेटा, अब कॉमन सेंस सोचो ना, माइनस आईसीआरसी है। मैं फिर बोलता हूँ, इनपुट वोल्टेज बढ़ाओ, वीबी बढ़ाओ, आई भी बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। बेस वाला वोल्टेज बढ़ा दो, इस बैटरी को बढ़ाओगे तो डेल्टा आई भी बढ़ेगा। डेल्टा आई भी बढ़ा, अब खुश हो, आई भी बढ़ा, आपने आईसी को भी बढ़ा दिया। आईसी को बढ़ाने से हमारा आउटपुट वोल्टेज वीसीई घट जाएगा। क्या ये ऐसे आप नोट कर सकते हो? इससे आपको एक बात दिमाग में हमेशा रहेगी कि सर अगर हम लोग इनपुट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट घटता है, भले ही मैग्निफिकेशन हो रहा है। आईसी का अमाउंट बढ़ा, अगर आईबी थोड़ा सा बढ़ा तो आईसी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज घटता है। इसीलिए आगे चल के थोड़ा मैं बताऊंगा कि मैग्निफिकेशन को हम नेगेटिव बोलते हैं, कि आउटपुट से इनपुट का वोल्टेज का चेंज जो हुआ। बेटा ये आपने नोट कर लिया, ये वाली चीज? जी सर। ठीक, ठीक और है बेटा। एक और कर देंगे। बेटा मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कॉमन सेंस से सोचना। अब देखो है क्या, इस सर्किट में हम लोग कुछ कुछ को टर्म को, मतलब कुछ मैं कुछ टर्म लिखाने वाला हूँ। जैसे करंट गेन, करंट गेन इज सिंपली, ये डराने की कोशिश करेगा, ये बीटा है बेटा, ये बीटा है ओनली, यानी आईसी बाई आई बी। बेटा देखो, अगर आपको कहीं पे ये एसी डीसी लिख के डराए ना, तो रियलिटी क्या होती है भाई? अगर मैंने सिर्फ वीबीबी और वीसीसी लगा रखा है तो इसको मैं डीसी करंट गेन बोलूंगा। यहाँ पे ये डीसी करंट गेन कहलाएगा, डीसी करंट गेन। लेकिन कहीं पे आपका कुछ ऐसा लिखा हो, एसी करंट गेन, होता है ये भी वही है, आपके कोर्स में अलग नहीं रहा, बीटा बीटा ही बोलेंगे, बट डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आई भी लिख देंगे। और आप ध्यान से देखो, आप इसको आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट भी समझ सकते हो। प्लीज बेटा बीटा को आप ऐसे याद रखना, आउटपुट सर्किट के करंट बाई इनपुट करंट। इसीलिए इसको करंट गेन बोलते हैं कि थोड़ा सा आई भी बढ़ा तो आउटपुट में कितना करंट का गेन हुआ। नोट किया बेटा यहाँ तक? आगे बढ़े। जी सर। अब देखो, एक बच्चा ऐसे करेगा कि सर, तो जैसे ये करंट गेन है तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज।
तो देखो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि सर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है हमने यहाँ लिखा था ऐसे, दिस मच, ठीक है बेटा, ये वोल्टेज वही है। अगर मैंने इसका चेंज निकालने की कोशिश की तो डेल्टा वीसीसी विद जीरो, बेटा बैटरी थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, यानी अगर मैं आपको इसको वी आउटपुट लिख के ऐसे लिखाऊं, वी सी सी माइनस आई सी आर सी, तो आप भी कॉमन सेंस से जानते हो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, इसका डिफरेंशिएशन, ये बैटरी चेंज नहीं हो रही है तो जीरो आया, माइनस डेल्टा आई सी आर सी, क्योंकि आर सी भी कांस्टेंट है, तो ये आउटपुट वोल्टेज चेंज मिलता है। मैंने सिर्फ अपनी गिवन इक्वेशन को का चेंज निकालना है, आउटपुट का चेंज, तो आउटपुट वोल्टेज चेंज आपका नेगेटिव आएगा और ये आ जाएगा माइनस डेल्टा आई सी इंटू आर सी। बेटा देखो, अगर आपको फीलिंग समझ आनी चाहिए ना कि सर कलेक्टर और एमिटर के बीच में, यानी यहां से हमने आउटपुट वोल्टेज लिया है, बात समझ आई बेटा? कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो एमिटर के पास अगर हम रेजिस्टेंस लगा ले हाँ हाँ तो सर वी आउटपुट तो अलग हो जाएगा। हाँ, तो जैसा बेटा देखो एनसीईआरटी में आपने नहीं लगाया, हम भी नहीं लगाएंगे, ठीक है? जी अब चाहो तो लगा सकते हो। बेटा देखो आपके कोर्स में आउटपुट, बेटा देखो यही हम सी और ई के बीच में आउटपुट डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिख दिया, आप चाहो तो लिखो कहीं भी। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ट्रांजिस्टर इज ए होल सब्जेक्ट। अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस निकाल के क्वेश्चंस करेंगे तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हम यहीं पे डिफाइन कर रहे हैं बेटा, ठीक है? मतलब हम इसी बाउंड्री में पढ़ेंगे, ठीक है? जी अब इसका चेंज निकालो, डेल्टा वीबीबी निकालो, कितना आएगा बताओ? मैंने इनपुट को थोड़ा सा चेंज किया तो वीबीई लगभग कांस्टेंट रहता है बेटा, तो इसकी वैल्यू जीरो मिल जाती है, तो ये डेल्टा आई बी आर बी मिलेगा। क्या आपको बात समझ आई बेटा? क्या ये चीज क्लियर है? नोट कर लो बेटा यहाँ तक। बेटा मैं टेक्निकली बताऊं, ऐसा नहीं होता है। ये जो आपका है ना, मैं कई चीजें आपको पढ़ाने के लिए सिंप्लीफाई करूंगा, और आप उसको ये मत समझना कि वो सच से दूर है। रियलिटी में क्या होता है कि जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, ये कई सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज हो रहा है। ये देखो मेरे पास ये एम्पलीफायर है यहाँ पे, ये देखो बेटा ये एसी सिग्नल यूज करता है। कैसे? बैटरी यही रहती है, यहाँ पे मैं हल्का सा एक एसी सिग्नल देता हूँ, तो वो एक्स्ट्रा आईबी आरबी देता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये मेरा चेंज इन इनपुट वोल्टेज है, डेल्टा आईबी आरबी। बेटा आप यहाँ तक समझ पा रहे हो? बेटा आपने नोट कर लिया यहाँ तक? यस तो बेटा अब इसको यहाँ पे डेल्टा आई बी आर बी लिख लो। अब तुम कॉमन सेंस, बेटा कॉमन सेंस से सोचो कि ये वोल्टेज गेन है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का चेंज, तो यहाँ पे डेल्टा आई सी बाई आई बी है, इसको हम बीटा कह सकते हैं। माइनस साइन क्या शो कर रहा था कि आउटपुट वोल्टेज घटता है, जो मैंने कॉमन सेंस से भी बताया था, इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे तो आउटपुट वोल्टेज घटेगा, तो माइनस बीटा इंटू आर सी बाई आर बी, ये आया आपका वोल्टेज गेन। देखा बेटा? अब पावर गेन कैसे निकालोगे? पावर गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। करंट गेन आपका खुद डेल्टा आई सी बाई आई बी था, यानी बीटा। वोल्टेज गेन आपने जस्ट लिखा माइनस बीटा आर सी बाई आर बी। अब आप सिंपली समझ गए कि पावर गेन है माइनस बीटा स्क्वायर आर सी बाई आर बी। बेटा आपने ये चीज देखी कि अगर मुझे गेन ज्यादा चाहिए, मुझे अगर एम्पलीफिकेशन चाहिए, आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो मैं हमेशा आरसी को बड़ा रखूंगा और आरबी को छोटा रखूंगा। क्या आपने बात देखी? चाहे वोल्टेज गेन हो, चाहे पावर गेन हो, क्या आपने बात देखी? यस सर। बेटा इसी सर वजह, यहाँ पे सर माइनस क्या बताता?
बेटा यहाँ पे देखो वोल्टेज के लिए माइनस सिग्निफिकेंस है, पावर के लिए कुछ भी नहीं बताता बेटा। यहाँ पे आप सोच भी सकते, देखो मैं ऐसे बताता हूँ, ये सर्किट है बेटा, मैं सिंपली एक छोटा एसी लगाता हूँ, इसी को मैं डेल्टा वीबी भी बोल रहा हूँ। मैंने हल्का सा बेस करंट बढ़ाया, यानी और ये साउंड सिग्नल है जो मैं देता हूँ एम्पलीफायर को, हेलो हेलो बोलता हूँ, उसको एक ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है एसी सिग्नल में, वो एसी सिग्नल डेल्टा आईबी बन के जाता है, मुझे झटके से ज्यादा डेल्टा आईसी मिलता है। बेटा मेरी बात समझ पाए? तो मैं ये जी बोलता सर। हूँ कि बेटा जब तुम इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे तो आउटपुट वोल्टेज तो घटता है, लेकिन आउटपुट करंट बढ़ता है, करंट मैग्निफिकेशन होता है, और आउटपुट वोल्टेज मैंने यहाँ डिफाइन किया है, ये घट जाता है। मेरी बात समझे बेटा? यस। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों फैक्टर एज इट इज याद कर लेना, आपको बस एग्जाम में ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस पूछता है तो आप बोल देना भाई सर ने 3 बार लिखवाया था, कैसे भी फॉर्म में समझ लो, चाहे तुम इस बच्चों वाले मेथड से समझ जाओ। कहाँ गया बेटा? यहाँ पे मैंने बताया था ना कि हाँ ये वाला, चाहे तुम इस बच्चों वाले मेथड से समझ जाओ कि इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो इनपुट करंट बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज घटेगा। तो यहाँ माइनस साइन की सिग्निफिकेंस बार बार पूछी जाती है, आप डायरेक्टली बोलोगे भाई इनपुट करंट बढ़ने से आईसी तो बढ़ जाता है, पर आउटपुट वोल्टेज हमारा वीसीई के क्रॉस का वोल्टेज घट जाएगा। मेरी बात समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है। और बेटा कॉमन सेंस से तुम सोच लो ना, अगर वोल्ट तुम्हारा, अगर मैं पावर को सिंपली डिफाइन करूं करंट इनटू वोल्टेज, तो इनपुट नेगेटिव का मतलब उतनी पावर ज्यादा घट जाएगी। ठीक है बेटा? बेटा देखो, क्या ये बात समझ आई? आगे बढ़े बेटा, इसके बाद वाले पॉइंट पे जाना है, जल्दी बताओ, आगे आए। जी सर। अब एक ग्राफ बनाएंगे और मैं यही सारी चीजें तुम्हें अ, एक बार समराइज भी करूंगा। मान लो मेरा मन है कि हम आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज ग्राफ बनाएंगे। आपने खुद देख लिया कॉमन सेंस से कि सर इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा, बेस वोल्टेज को सोचो बढ़ा रहे हो, कैसे भी बढ़ा रहे हो, ऑडियो सिग्नल देके कैसे भी करके, अगर हमने इनपुट सप्लाई बढ़ाई तो आईबी बढ़ेगा, आईबी बढ़ेगा तो आईसी ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन के हिसाब से बढ़ जाएगा। ट्रांजिस्टर आईसी बढ़ा तो अगर आपको याद है आउटपुट वोल्टेज हमने कैसे डिफाइन किया था, वीसीई, जो था हमारा वीसीसी माइनस आईसीआरसी। तो भाई अगर ये आईसी बढ़ा तो मेरा आउटपुट वोल्टेज तो घटेगा ही घटेगा, यानी कुछ इस तरह से रिलेशन आना चाहिए। क्या आपने ये घटिया वाला डायग्राम देख लिया? बेटा ड्राइंग कभी अच्छी नहीं बना कर सकता मैं, तो एक्सपेक्ट मत करो, आपको भावनाएं समझ आई कि सर इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो आउटपुट घटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सुनो, इस पूरे पोर्शन में जो बीच वाला जोन है इसको हम एक्टिव जोन कहते हैं। एक्टिव जोन में एम्पलीफिकेशन होता है, एम्पलीफिकेशन। यहाँ तक समझ आया बेटा? जी सर। ये जो पूरा ये फैल के जीरो टच कर रहा है, इसका एक नाम रखेंगे हम लोग और इसका एक नाम रखेंगे। यहाँ तक समझ आया? अच्छा कॉमन सेंस से बताओ, यहाँ पे बेस करंट ज्यादा है कि कम है? यहाँ पे आईबी ज्यादा है क्योंकि इनपुट वोल्टेज ज्यादा है। यहाँ पे आईबी कितना है? लगभग जीरो, यहाँ पे जस्ट, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जीरो है। जब इनपुट वोल्टेज वीबीबी नहीं दोगे तो आईबी कहाँ से आएगा? क्या यहाँ तक तुम देख पा रहे हो बेटा? बेटा प्लीज स्क्रीन पे देखो, मैं एनसीईआरटी खोलता हूँ और थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ। क्या आप ये डायग्राम देख पा रहे हो बेटा? ये वाला साफ सुथरा जो मैं गंदा गंदा बना रहा था। बेटा ये डायग्राम दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। बेटा देखो याद कर लेना कि सर एक्चुअली में किसी भी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में जब मैंने बैटरी, ये जो इनपुट वोल्टेज है मेरा, इनपुट वोल्टेज दिया ही नहीं, आईबी जीरो। आईबी जीरो का मतलब क्या सर?
कट ऑफ, उस समय आउटपुट वोल्टेज हाईएस्ट है। क्यों? उस समय आउटपुट वोल्टेज इज सेम एज वीसीसी। आईसी बढ़ा ही नहीं ना, याद करो वीसीई क्या था, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। आईसी जीरो कर दोगे तो वीसी इज हाईएस्ट, तो आउटपुट वोल्टेज हाईएस्ट मिलेगा, बाद में जीरो मिलेगा। यानी मेरे तीन पार्ट्स बने, कट ऑफ, एक्टिव जोन, सैचुरेशन जोन। एक्टिव जोन इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, सैचुरेशन जोन और कट ऑफ जोन इज यूज्ड फॉर स्विचिंग। क्या ये लाइन क्लियर है? अब मैं फिर से उस पे आ जाऊं, पीडीएफ पे जहां पढ़ा रहा था। यस बेटा चलो हम Yes, sir. वापस से आते हैं, और यहीं पे आप बड़ी जल्दी ही चैप्टर को समराइज कर सकते हो। इसके बाद देखो एक बार इसको क्लियर करना पड़ेगा। हाँ सॉरी बेटा, तो डायग्राम थोड़ा अच्छे अच्छे बनाना, मेरी तरह मत बनाना बेटा। बंद। हाँ चलो, देखो बेटा, कुल मिला के तुमने अपने ट्रांजिस्टर की मासूमियत देखी। वो मासूमियत इतनी सी है कि तुम चिल्ला के बोलोगे, सर देखिए ना ये मेरा आरबी है। बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, मैंने मान लो हेडिंग डाली ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। बिना कंफ्यूज हुए देखते हैं इसका मतलब क्या है। इनपुट जीरो कर दो, इनपुट जीरो करोगे आईबी जीरो हो गया, आईबी जीरो हो गया, आईसी जीरो हो गया, आईसी जीरो हो गया। अब मेरा वीसीई, ये कलेक्टर और एमिटर के बीच का जो वोल्टेज है वो वीसीसी के बराबर हाईएस्ट हो गया। यानी मेरा आउटपुट वोल्टेज वीसीसी माइनस आईसीआरसी जो था ना, जब ये जीरो रहा तो मेरा हाईएस्ट हुआ। यानी लो इनपुट हाई आउटपुट। बेटा स्विच मतलब ऑन ऑफ ही तो है, कि मैं कुछ करूं तो कुछ हो, मैंने नहीं दिया तो आउटपुट हाई मिला। आप इसको लिखना, लो इनपुट हाई आउटपुट। ये लाइन यूज होती है न्यूमेरिकल्स में, जब मतलब एमसीक्यू में ऑप्शन बन के आएगी, लो इनपुट हाई आउटपुट डिवाइस एज एन स्विच। ये लिखा बेटा? यहीं पे अगर आपने V इनपुट को हाई दे दिया, हाई वोल्टेज दिया, V इनपुट को हाई दिया, तो बेस करंट गया हाई, कलेक्टर करंट गया और हाई, यानी VCC माइनस ICRC होगा, और ये आपको मिलेगा लो। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, हाई इनपुट लो आउटपुट डिवाइस। बेटा मेरी एक बात सोचना, स्विच हम इसी को बोलते हैं कि कभी हाई रहे, ऑन रहे, कभी ऑफ रहे। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, आउटपुट मतलब हाई यानी ऑन ट्रांजिस्टर, और ऑफ। बेटा क्या क्लियर हो गया? हाँ ठीक है बेटा, देखो इतना सिंपल सा है, जो बेस है ना वो चाबी है। तुम बेस इनपुट वोल्टेज दोगे तो ही बेस करंट बहेगा। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे बेस करंट जो घुसता है वो तभी आएगा जब तुम ये वोल्टेज दोगे। तुमने वोल्टेज नहीं दिया, बेस नहीं आया, ये जो जंक्शंस के दरवाजे नहीं खुले, तो आईसी कभी बह ही नहीं पाएगा। फीलिंग ले लो बेटा, मैं चैट्स के रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर मेरा बेस करंट जीरो हुआ तो कलेक्टर करंट की कोई गुंजाइश नहीं है, और जब कलेक्टर करंट है ही नहीं तो मेरा आउटपुट वोल्टेज जो मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन किया है वो सिंपली इसके बराबर हो जाएगा, वीसीसी के। और मैं बोलूंगा देखो आउटपुट हाई मिल रहा है, यानी लो इनपुट पे। बेटा आपको यही सब पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, लो इनपुट हाई आउटपुट, या उसका रिवर्स कर देगा, हाई इनपुट लो आउटपुट करके। बेटा याद रखना, पहले वाले स्टेप को हम लोग कहते हैं, जब हम लो इनपुट देते हैं इसको हम लोग कहते हैं कट ऑफ।
कि हमने तो कुछ दिया ही नहीं, और इसमें बोलते हैं कि हमने बहुत हाई दे दिया, सैचुरेट कर दिया, कुछ है ही नहीं इसमें। जो डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से भी सोच सकते हो। जब बेस करंट नहीं देते हैं तो यहाँ पे हम लोग कट ऑफ रीजन कहते हैं, और जब बहुत हाई इनपुट वोल्टेज दे देते हैं तो इस रीजन को हम सैचुरेशन कहते हैं। बेटा आपको बात समझ आ गई? और आप बच्चों की तरह यहाँ लिख सकते हो कि सर मैंने बेस करंट को हाई दिया, यानी मैंने इनपुट वोल्टेज हाई दिया, तो मेरा ट्रांजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट लो मिला। ठीक है बेटा, सॉरी, आप समझ तो गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? स्विच ऑन ऑफ समझ गए? बेटा ज्यादा से ज्यादा ना वो तुम्हारी भावनाओं के साथ कैसे खेल सकते हैं, वो एक सर्किट बना के दे देंगे और बोलेंगे इस सर्किट में समझाओ मुझे क्या है। वो कुछ नहीं करेंगे, तुमको एक, यहाँ मान लो 5 वोल्ट दे दिया, और यहाँ पे उन्होंने वो दे दिया, ये आरसी है, और यहाँ पे उन्होंने ऐसे 10 वोल्ट लगा दिया, 10 वोल्ट। अब वो जानते हैं कि यहाँ से बेस करंट है। अगर बेस करंट है बेटा, तो कलेक्टर करंट इतना ज्यादा बहेगा कि जो मेरा इन दो पॉइंट्स के आउटपुट के अक्रॉस का वोल्टेज है ना, वो, बेटा देखो, इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज 10 वोल्ट आना चाहिए, 10 वोल्ट। बट तुम खुद जानते हो 10 - IC/RC इतना ज्यादा होगा कि यहाँ के लिए वोल्टेज बचेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो आपको ऐसे सर्किट बना के पूछेंगे कि क्या होगा भाई इस सर्किट में, तो तुम बोलोगे इस सर्किट में हमें आउटपुट लो मिलेगा। आप कॉमन सेंस से भी देख के समझ सकते हो कि भाई इनपुट वोल्टेज दे रखा है तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा, भले ही तुम इसको मैथमेटिकली फील करो चाहे कैसे। और इसी चीज को वो स्विच बना सकते हैं। कैसे स्विच बनाएंगे, देखो बेटा, यहाँ पे मुझे बस ये एक ऑन ऑफ लगा देना है, स्विच बना देना है ऐसे। मैंने ये बैटरी कनेक्ट की, बेस करंट बह निकला, बेस करंट बहा, कलेक्ट आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप, ऑन ऑफ, स्विच स्विच स्विच। बेटा फीलिंग को समझो, यहाँ पे एक ऐसा स्विच लगा दो, आपका मस्त ट्रांजिस्टर ऐसे स्विच बन गया। फील कर लो, कभी ना कभी फीलिंग आनी चाहिए। ये वीसीसी है, ये वीबीबी है, तुमने इसको बंद किया, हमारा आउटपुट जो था इन दो पॉइंट्स के बीच में वो लो हो गया, यानी बटन दबाया कुछ हुआ, बटन खोलो, क्लिक, जब इसको हटाया तो अचानक से आउटपुट मिल गया। तो इसी को एज ए स्विच हम डिफाइन कर देते हैं। बेटा कोई दिक्कत यहां तक बताओ जरा, कोई भी दिक्कत? पूरे बच्चों, इसमें कोई भी दिक्कत है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच में? नो। ठीक है बेटा, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वही था जब हम लोग उसको बीटा को डिफाइन कर रहे थे, पावर गेन डिफाइन कर रहे थे, वोल्टेज गेन डिफाइन कर रहे थे, एग्जैक्टली वही है। स्टिल मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे सकता हूँ, मैं एक दो न्यूमेरिकल देने की कोशिश करता हूँ। बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मैंने सिर्फ बेस की बैटरी का ये स्विच देख के आंसर दिया कि जब मैंने स्विच बंद किया तो यहाँ मुझे आउटपुट, बेटा देखो, ये वाला स्विच अगर मैंने बंद किया, स्विच क्लोज्ड, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज लो मिलेगा। स्विच ओपन पे मुझे आउटपुट वोल्टेज हाई मिलेगा। बेटा आप ट्रांजिस्टर को जब ध्यान से देखोगे ना, बाकी किसी समय जब तुमने बेस वोल्टेज दे रखा है, बाकी किसी भी समय ये एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। अदर टाइम पे ऑन ऑफ छोड़ के, यानी बहुत हाई दिया बहुत लो दिया वोल्टेज, ये वीबीबी बहुत हाई और बहुत लो ये स्विच है, बीच के समय ये एम्पलीफायर है। बेटा मेरी बात ढंग से सुन लो, वही ग्राफ में बता रहा हूँ, पर फीलिंग ले लो। अब अगर मैंने ये वीबीबी मॉडरेट दिया है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, मॉडरेट, उस केस में यही अंकल हमारे ट्रांजिस्टर ऐसे एम्पलीफायर हैं। मतलब थोड़ा सा बेस करंट दो, भर के कलेक्टर करंट मिलेगा, हैवी कलेक्टर करंट।
ठीक है बेटा, ये बात समझ आई। अब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल देके क्लोज करता हूं इसको। बिना डरे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो। एक ट्रांजिस्टर दिया है आपको, ट्रांजिस्टर का बीटा आपको बगल में ऐसे दे देगा, 60-70 कुछ लिख देगा बेटा। आप डरे बिना समझ जाना कि बीटा कुछ ऐसे दिया होगा, क्वेश्चन है या डेटा है। आरबी ये आपको मान लो 10 वोल्ट दिया है। आरसी की वैल्यू दी है, ये 15 वोल्ट दिया है। बेटा यहाँ पे देख पा रहे हो, इस पूरे सर्किट में अगर मैं आपको आरबी और आरसी दे दूं और मैं आपको बेस करंट भी दे दूं 2 मिली एम्पेयर, मैंने बेस करंट दे दिया आपको। अब वो आपसे पूछेगा आईसी निकालो कितना है। आरसी भी गिवन है, आरबी भी गिवन है, आरसी आरबी गिवन। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर आए तो टफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, वरना इतना नहीं आएगा, बच्चों वाली डेफिनेशन पूछेगा। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? स्टार्ट कैसे करोगे? कोई बच्चा जिसकी भावनाएं जाग रही हैं? ट्रांजिस्टर अगर आपने क्लास अभी ध्यान से सुनी है तो उतना मुश्किल नहीं है। क्यों? आप बच्चों की तरह करोगे, सर बीटा दिया हुआ है मुझे, आईसी बाई आईबी लगाना है मुझे, खत्म। चलिए सर आईसी आ गया, आईसी आ गया बेटा। अब क्या सिखाता है, आई कितना है, आईसी प्लस आईबी, खत्म करो, आई भी आ गया तुम्हारा। तो अगर वो तुमसे चीजें पूछ रहा है तो कॉमन सेंस में सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है, बस वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। बेटा यहां तक तुम्हें समझ आ रहा है? यस सर। अब वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, इसी क्वेश्चन पे वो तुमसे पूछ सकता है, अच्छा ठीक है इन दो पॉइंट्स के बीच में आउटपुट वोल्टेज डिफाइंड है, निकालो। तुम बोल देना ठीक है निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। वी आउटपुट इतना है यहाँ पे, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, कितना टाइम लगेगा। तुमको वीसीसी भी पता है, देखो वीसीसी बेटा आपको पता है 15 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। आईसी आपने जस्ट निकाला यहाँ से, आईबी आपको दिया था, 60 से मल्टीप्लाई कर देते आईसी आ जाता। आरसी क्वेश्चन में दिया है तो आईसी आरसी दिया है, यानी आपका आउटपुट वोल्टेज आ गया। बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? yes, sir. बेटा तो क्या न्यूमेरिकल्स में अप्रोच कर लोगे आप? मैं आपको जल्दी जल्दी हाँ बोलता सर। हूँ बेटा, मेरी आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है, आज घर जाना, बिना बिना रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के, बिना रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के जितना मैंने क्लास पढ़ाया है उसी लाइन पे इस डायग्राम को देखना एक बार। डरावना दिख रहा है पर है वही सब जो बताया है तुम्हें। इस डायग्राम को जल्दी से एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना, ये वही सारे फैक्टर हैं जो तुम्हें बताए गए हैं। जितने न्यूमेरिकल यहाँ दिए हुए हैं वो सब इजी इजी लगेंगे अगर तुमने क्लास में पढ़ाई की है तो। तुम चाहो तो 14.8 एग्जाम्पल लगा लेना, तुमको ये सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। ट्रांजिस्टर एज ए डिवाइस, जानबूझ के उन्होंने एक ही सर्किट बनाया है, और उस सर्किट में देखो तुम्हें ये वाले ग्राफ को समझाने की कोशिश की है कि भाई इनपुट वोल्टेज हाई तो ट्रांजिस्टर का मतलब आउटपुट करंट आईसी हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज हमारा जीरो हो जाएगा, आईसी जीरो नहीं होगा, आईसी तो बढ़ जाएगा टेक्निकली। देखो बेटा यहां तक समझ आया, वही है डायग्राम बेटा। अब बोलो तो मैं कोई भी न्यूमेरिकल लेके समझा दे रहा हूँ। बेटा आप चाहते हो मैं कोई न्यूमेरिकल लेके समझा दूं, कोई भी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, क्या ये न्यूमेरिकल किया जाए? ओरे बच्चों जल्दी बोलो बेटा। सर एक बार से ट्राई करिए। ट्राई कर लोगे आप? ठीक है करना। जस्ट ट्राई टू थिंक फ्रॉम वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बस एक सजेशन दे रहा हूँ, इस पे रिसर्च मत करना, जो एग्जांपल्स दिए हैं वो करना, नहीं होगा तो डायरेक्टली मेरा सर खा लेना, ठीक है? समझ आया बेटा? पर डायग्राम वही बनाना है, एक ही डायग्राम बना के सारा ट्रांजिस्टर एज ए डिवाइस वाला डायग्राम बनाना और सारे क्वेश्चंस लगाना, ठीक है बेटा? आपको मैक्सिमम क्या दे सकता है बेटा, आपको वो
एक सर्किट देखिए, यही सब वैल्यू जो मैंने समझाई है ना, पुटिंग करवा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप खुद फील करो, देखो बेटा, सैचुरेशन दिया है। सैचुरेशन क्या था? जब आउटपुट जीरो हो जाए, वीसीई जीरो हो जाएगा। याद करो बेटा, ठीक है? यहां तक समझ आया? और डेटा दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है। एट सैचुरेशन जब आउटपुट वोल्टेज वीसी जीरो है, वीबी की वैल्यू दे रखी है, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। मिनिमम बेस करंट फॉर विच द ट्रांजिस्टर विच रीच सैचुरेशन, बेटा खुद बताओ। अगर वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वीसीई जीरो है, और वीसीई मतलब ये पॉइंट के बीच का वोल्टेज वीसीई जीरो है, और मुझे वीबीई दिया हुआ है, वीबीई बीई, मुझे वीबीबी पता है। इस सर्किट में अपना पार्ट लगाना, वीबीबी माइनस आईबीआरबी माइनस वीबीई इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में उन्होंने तुमको ये दे दिया है। अब वो तुमसे पूछ रहे हैं, ये दिया हुआ है, मतलब जीरो नहीं है, ये दिया हुआ है, आपको आरबी भी दिया हुआ है, तो आपसे बेस करंट पूछ रहे हैं, और वीबी भी दिया हुआ है, तो क्या ही पूछ रहे हैं बेटा तुमसे, खुद बताओ ना। आपको वीबी भी उन्होंने दे रखा है, वीबीई दिया है, वीबीबी दिया है, और आरबी दिया है, और आपसे पूछ रहे हैं आईबी। आंसर आ जाएगा बेटा। देखो मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर न्यूमेरिकल्स अप्रोच किए तो ये टॉपिक आजकल में खत्म हो जाएगा, नहीं किए तो फिर ट्रांजिस्टर का डर 3-4 दिन बाद दोबारा आ जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है बेटा, मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ। आई होप तुम सारे एग्जांपल लगा लोगे ट्रांजिस्टर वाले। बाय बेटा। और इसको बस बेसिक ही फॉर्म में पढ़ना, क्योंकि जेई मेंस में और नीट में आता है, ये रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है टॉपिक। मैं लेक्चर क्लोज करूं बेटा? सर थैंक यू सर। वेलकम बेटा, प्लीज हार्ड वर्क करो। बाय बेटा। सर ये रिकॉर्डिंग थोड़ा शेयर कर दूंगा। मैं बेटा अभी कर रहा हूँ, सीरियसली अभी कर रहा हूँ, राइट अवे कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम ऑल बेटा, प्लीज हार्ड वर्क करो।